नमस्कार आप सभी तमाम दर्शकों का मैं प्रखर पल इंडिया न्यूज़ में स्वागत करता हूं। पल पल हेल्थ केयर जो कि आपको आपके स्वास्थ्य से हमेशा अवगत कराता है। हमारा टॉक शो लगातार आपको अवेयर करता है। कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है, उसको लेकर क्या सजगता हमें रखनी चाहिए और किस तरह से सावधानी रखनी चाहिए, इन तमाम बातों पर, इन तमाम मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे। आज बहुत सारी जानकारी लेंगे। एक जब बीज अंकुरित होता है तो बड़ा पौधा बनता है और उस पौधा बनने की प्रोसेस में उसे कितना वक्त लगा है, कितना खाद दिया गया है, कितने पानी की आवश्यकता थी, कितने धूप की आवश्यकता थी, वो तमाम गुण जब उसमें पड़ते हैं तब वो एक वृक्ष बनता है, एक वट वृक्ष बनता है। कुछ उसी तरह बच्चे होते हैं जिन्हें बहुत ईमानदारी के साथ में उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है और एक नाजुक पुष्प की तरह उनके देखभाल करनी पड़ती है। क्योंकि हम और आप भी इसी तरह बड़े हुए, हमारे माता पिता ने भी हमारा इसी तरह ध्यान रखा है। तो कुछ उसी तरह हम जुड़ेंगे एक विशेष डॉक्टर से जो लगातार कोरोना काल में भी बच्चों को अपने अपने दिल के किसी खास टुकड़े की तरह ही देखभाल करते हैं और संस्कारधानी के जाने माने डॉक्टर हैं जो लगातार अपनी सेवाएं देते हैं। डॉक्टर आशीष तिवारी जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पल पल इंडिया न्यूज़ में। आप सभी को बता दूं ये शिशु रोग विशेषज्ञ हैं सर। जी धन्यवाद। सर, चूंकि आप लगातार कोरोना काल में भी अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, उस वक्त जब जी। आप अपनी सेवाएं दे रहे थे और आज का वक्त जब आप देखते हैं तो क्या अंतर महसूस करते हैं, कितना सुकून महसूस करते हैं आप? जब पहली लहर कोरोना की आई थी तो उस समय डॉक्टर्स को भी इस बीमारी के बारे में बहुत ज्ञान नहीं था। साइंटिस्ट भी पूरी तरह से इसके कि ये वायरस क्या है, कैसे एक्ट करता है, क्या मेडिसिन ये। तो पहली लहर में थोड़ा सा एक लगता था कि क्या हम जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ये सही है कि नहीं। और उस समय तक तो पहली लहर में तो ये बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया था, बहुत कम ही बच्चे अफेक्टेड हुए थे। तो इतना लोड हमारे ऊपर नहीं था। लेकिन सेकेंड वेव्स में काफ़ी बच्चे भी इन्वॉल्व हुए, बच्चों को भी ये डिज़ीज़ हुई। तो उस समय तक काफ़ी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड हो चुका था कि इन बच्चों का क्या इन्वेस्टिगेशन करना, क्या ट्रीटमेंट करना। और लगभग 99% बच्चे इस डिज़ीज़ से ठीक हुए हैं। जी सर, एक अहम बात जो अभी वर्तमान में आप देखते होंगे, चूँकि बाहर सब खुल चुका है, आर्थिक स्थितियां भी लोगों को मजबूत करनी है अपनी, तो इसलिए सरकार ने भी जो लॉकडाउन खोला उसके बाद से जो भीड़ उमड़ी, बच्चे भी बाहर निकल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को लेकर घुमाने भी जाते हैं। तो किस तरह की सजगता आपके हिसाब से उन पेरेंट्स को रखनी चाहिए अपने बच्चों को लेकर? किस तरह का प्रोटेक्शन हमें भी रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत नाजुक हैं, उनकी इम्यूनिटी भी बहुत कमज़ोर होती है। देखिए, कोई भी पेंडेमिक जब आता है, कोई भी डिज़ीज़ यानी वर्ल्ड वाइड फैलती है जी, उसमें रिकरेंस होता है। इतने जल्दी वो डिज़ीज़ अस्तित्व से जाती नहीं है, तो उसके रिपीटेड एपिसोड होते हैं। तो वो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को घुमाने ले जा रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम बाहर जा रहे हैं तो हमें बाकायदा मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, हैंड क्लीन करना है। सब प्रिकॉशन तो उनको लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि यदि जो भी व्यक्ति बाहर जा रहा है और वो इन्फेक्शन लेके आ रहा है, भले ही उसको वो बीमारी नहीं हो रही है, पर वो एक कैरियर के रूप में घर में बीमारी लेके आ रहा है, बिल्कुल। तो वो दूसरों को घर में बीमारी फैला सकता है। यदि बच्चे बाहर नहीं भी गए और उनके पेरेंट्स यदि वर्किंग हैं, बाहर जाते हैं और वो घर आते हैं, तो भी चांसेस हैं कि ये इन्फेक्शन बच्चों को लग जाए। जी, तो सावधानी तो अभी रखनी है, यानी अभी बीमारी ख़त्म नहीं हुई। जी जी, बिल्कुल सही बात आपने कही है, बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन माहौल देखकर ये लग रहा है कहीं ना कहीं हम ये बात भूल चुके हैं। तो सर, एक चीज़ जो सबसे अहम है और ज़रूरी है कि अभी मौसम चूँकि बदला है, लगातार जबलपुर शहर में पिछले हफ्ते भर से बारिशें हो रही है और बारिश के कारण थोड़ा सा ठंडक का मौसम आ चुका है। तो किस तरह की बीमारियां अभी आमतौर पर बच्चों पर आ रही हैं, किस तरह की बीमारियां उन्हें अफेक्ट कर रही हैं? चूँकि मच्छर भी पैदा होते हैं बीमारी में और गंदगी तो बहुत ज़्यादा है, तो किस तरह से पेरेंट्स को भी सावधानी रखनी चाहिए और क्या सिनेरियो है अभी का? जो बरसात का मौसम रहता है, इसमें जब धूप नहीं निकलती है तो हर आदमी की इम्यूनिटी लो हो जाती है
और बरसात के कारण वाटर बॉर्न डिजीज़, हमारा ड्रेनेज सिस्टम इतना वो नहीं है, तो उसके कारण हम हिंदुस्तान में वाटर बॉर्न डिजीज़ अभी भी काफ़ी मात्रा में होती हैं। तो ये जो अब सीज़न आ गया है, इसमें हमको जॉन्डिस के, हेपेटाइटिस के केसेस, टाइफाइड के केसेस, ये जो कॉमन फ्लू रहता है इसके केसेस और ये सब देखने अब मिल रहे हैं। सर, चूँकि लगातार आप सेवाएं अपनी दे रहे थे, अभी जो अमूमन केसेस आ रहे हैं वो किस तरह के केसेस आपको देखने मिलते हैं, और इनमें अधिकतर जो ज़्यादा मात्रा में है, चूँकि अभी हम न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, तो डेंगू मलेरिया के लक्षण अब ज़्यादा पाए जा रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, तो क्या सिनेरियो है अभी का सर? पिछले 10-12 दिन से कुछ काफ़ी केसेस डेंगू के भी निकलने लग गए हैं, और जितनी भी ये वायरल डिजीज़ेज़ रहती हैं और मलेरिया और डेंगू की डिजीज़ हैं, पैरासाइट्स से जो होती हैं, ये सब डिजीज़ेज़ हैं, ये बारिश के पानी के इकट्ठा होने वगैरह से बढ़ती हैं। तो ये अब कुछ केसेस मलेरिया के और काफ़ी केसेस डेंगू के भी देखने मिल रहे हैं। अब स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो स्कूल खुल ही चुके हैं, तो किस तरह से पेरेंट्स को बच्चों का ध्यान रखते हुए, उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए, क्या क्या सावधानी रखते हुए उन्हें भेजना चाहिए, और जब बच्चे घर आएँ तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यदि गवर्नमेंट के डिसीजन से स्कूल खुल रहे हैं तो बच्चों को मास्क वगैरह स्कूल में लगाना चाहिए। वहाँ पे उनको प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाना और एग्ज़ाम वगैरह लेना चाहिए। कुछ जैसे जहाँ पे गैदरिंग होती है, पीटी होना और आपकी जो स्पोर्ट्स वगैरह, ये एक्टिविटीज़, ये सब पोस्टपोन, जहाँ पे भी भीड़ लग सकती है, कल्चरल एक्टिविटीज़, इनको पोस्टपोन करना चाहिए ताकि बच्चे एक साथ भीड़ में इकट्ठा ना हो। जो स्टाफ है स्कूल का वो प्रॉपर मास्क वगैरह हाइजीन मेंटेन करे, मास्क बांधे। स्कूल में जो डेस्क वगैरह हैं वो उनको सैनिटाइज वगैरह होना चाहिए, हैंड सैनिटाइज़र वगैरह फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए, जिससे बच्चे अपने हाथ को बार बार क्लीन कर सकें। सर, डाइट किस तरह की होनी चाहिए इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए? बच्चों को किस तरह का लंच पेरेंट्स पैक करके दें? प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। अच्छा प्रोटीन बॉडी में रहता है तो इम्यूनिटी अच्छी रहती है, और यदि मान लीजिए कोई इन्फेक्शन रहता है उससे लड़ने के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो हाई प्रोटीन डाइट लेना है, न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। जंक फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए, आउटसाइड फूड नहीं खाना चाहिए। इस मौसम में थोड़ा सा धीरज और रखने की ज़रूरत है। यदि थर्ड वेव ये आ भी जाती है तो पिछली 2 वेव्स को देख के हमको यही समझ में आया है कि जुलाई एंड से अगस्त के आसपास ये स्टार्ट हो जाते हैं केसेस, और उधर जनवरी फरवरी तक ख़त्म हो जाते हैं। तो 2-4 महीना क्या हम धीरज नहीं रख सकते? यदि धीरज रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बीमारियों को, इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो सावधानी रखना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात आपने सर कही है। टीकाकरण की ओर अगर हम बात करें तो अभी तो 18 वर्ष के ऊपर टीकाकरण हो रहा है, और टेस्टिंग लगातार बच्चों के लिए भी चली है कि बहुत सारी टेस्टिंग सफल भी हुई हैं। तो जो कम आयु के बच्चे हैं, या जो कहें 0 से लेकर 5 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, उन्हें या उनकी माताओं को, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो न्यू चिल्ड्रंस आए हैं, न्यूली ब्रॉर्न बेबीज़ हैं, जो किस तरह की हिदायतें रखनी चाहिए पेरेंट्स को? देखिए, अभी गवर्नमेंट ने पटना एम्स और दिल्ली एम्स में 12 to 18 ईयर्स, 12 से 18 साल के भी बच्चों को वैक्सीन ट्रायल किया है, लगाया गया है। काफ़ी उनके दोनों डोज लग गए हैं, और उनमें कोई भी ऐसे साइड इफ़ेक्ट या अनवांटेड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए हैं, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में 12 से 18 साल के बीच के बच्चों के लिए वैक्सीन बहुत जल्दी ही आ जाए। सरकार ने अभी प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर, दूध पिलाने वाली माँ के लिए भी वैक्सीन को सेफ बताया है, और काफ़ी ये वैक्सीन लगने से भी वैक्सीन से जो प्रोटेक्शन होना है इस बीमारी से, उसका रेशो बढ़ते जा रहा है।
बिल्कुल। और हफ्ते के 2 दिन निर्धारित भी कर दिए हैं संस्कार धानी में कि 2 दिन महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। सर, वैक्सीन लगाई जाएगी। बच्चे चूँकि लगातार बाहर खेलने भी जाते हैं, अपने दोस्तों से भी मिलते हैं, तो किस तरह से इग्नोर करना चाहिए, या अब चूँकि उन्हें आप रोक तो सकते नहीं हैं, लेकिन फिर भी किस तरह से पेरेंट्स को और इन जनरल वहाँ पे जो लोग होते हैं, सामाजिक लोग जो होते हैं, उन्हें किस तरह की एक तैयारी रखनी चाहिए? तैयारी नहीं, पेरेंट्स यदि खुद एजुकेट हैं, पेरेंट्स खुद यदि मास्क वगैरह लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, अननेसेसरी आउटसाइड विज़िट नहीं कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो बच्चा सबकॉन्शियस माइंड से हर चीज़ जो पेरेंट्स कर रहे हैं वो सीखेगा, समझ जाएगा कि ये ज़रूरी है। वो भी मास्क लगाएगा, हैंड सैनिटाइज करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेगा। इन फ्यूचर में यदि वैक्सीन आती तो वैक्सीन भी लगवाएगा। बिल्कुल। बातों बातों में आप क्या बेहतर सिखा सकते हैं भैया, डॉक्टर्स को या हॉस्पिटल प्रशासन को या सरकारी अमले को किस तरह की तैयारियां करने की बहुत ज़रूरत है? क्योंकि सेकेंड वेव जब आई थी तब बहुत सारी कमियां और खामियां आपने भी देखी होंगी, तो किस तरह से और सशक्त होना ज़रूरी है चिकित्सीय क्षेत्र में? नहीं, जैसे कि थर्ड वेव बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करेगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि बड़े लोग वैक्सीनेट होते जा रहे हैं तो वो उनको डिज़ीज़ नहीं होगी, वो कैरियर हो सकते हैं, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकते हैं, लेकिन उनको डिज़ीज़ होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, तो बच्चों को ज़्यादा होंगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी काफ़ी पीडियाट्रिक के जो गवर्नमेंट वार्ड्स हैं, आईसीयू हैं, उनको अपडेट किया है, इक्विपमेंट्स नए वगैरह लगाए गए हैं, ट्रेनिंग दी गई है, तैयारी तो की गई है थर्ड वेव को आशा में आने की संभावना रख के। जी सर, आपके पास जो वो पेशेंट्स आते हैं या जो अभिभावक आते हैं अपने बच्चों को लेकर, जो शिकायतें उनकी होती हैं, तो उन्हें और पर्पल इंडिया के तमाम दर्शक जो देख रहे हैं उनके लिए क्या बातें जो आपके माध्यम से ज़रूरी हैं जाना, कि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो शायद हम अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएँ? इस कोविड काल में पेरेंट्स का यही था कि सब ज़्यादातर वैक्सीन प्राइवेट में भी लगती हैं, तो ये क्यों ऐसे वैक्सीन है जो प्राइवेट में नहीं लग सकती? सर, गवर्नमेंट वहाँ जाना, लिंक कराना, खड़े रहना, परेशानी होना, तो कुछ लोगों को वैक्सीन लगवाने में जो परेशानियाँ हुई उसको लेके वो बोलते हैं कि प्राइवेट में भी वैक्सीनेशन होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। अभी तक जो मेडिकल साइंस यहाँ पहुँचा है, यदि बच्चों में पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, पोस्ट कोविड इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो होती हैं बच्चों में, उसमें जो ड्रग्स दी जाती हैं, स्टेरॉइड दिया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन दिया जाता है, वो उसके अपने इफ़ेक्ट भी हैं और साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो हमें एट द कॉस्ट ऑफ बच्चूज़ लाइफ हमें उसके इफ़ेक्ट देखते हुए काम करना है, ना कि साइड इफ़ेक्ट देखते हुए। वो बेहतर ड्रग हैं जिनसे काफ़ी बच्चों को सेव किया गया है। तो नो डाउट कुछ ड्रग के साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन उनके इफ़ेक्ट हैं, उससे हम उनको सेव तो कर पा रहे हैं। तो अभी जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल अच्छा है। एलोपैथी ड्रग के साइड इफ़ेक्ट तो होते ही हैं, उसको तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जी सर, जाते जाते पल इंडिया के तमाम दर्शकों को और आप जितने भी संस्कार धानी के अभिभावक हैं, वो पेरेंट्स अपने बच्चों का किस तरह से ध्यान रखें, तीसरी लहर से पहले हमें किस तरह की तैयारी रखनी है, क्या संदेश आपका होगा? बेवजह घर से ना निकला जाए। जो लोग पेरेंट्स बाहर जाते हैं आने के बाद प्रॉपर अपने जो कपड़े वगैरह हैं एक प्रॉपर जगह में डाल के धोने डालें, हैंड वॉश वगैरह करें, नहा सकते तो नहाएं। यदि किसी को कफ कोल्ड है या ऐसा लगता है उसको, तो मास्क बांध के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग घर में भी करने की कोशिश करें। वैक्सीनेशन जितने बड़े हैं अवश्य लगवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं। ज़रूर ही संस्कार धानी और पर्पल इंडिया के जितने भी दर्शक हैं इन बातों का पालन करेंगे
और एक डॉक्टर जब किसी हिदायत को देता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे और आपके लिए उतनी ही सजग हो जाती है, उतनी ही ज़रूरी हो जाती है जितना कि हम नॉर्मल दिनों में अपने आप को, दिनचर्या को फॉलो करते हैं। तो लगातार आप इन तमाम बातों का ध्यान रखें और तीसरी लहर के पहले अपने बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट करके रखें। स्कूल भी खुलने वाले हैं तो उसके लिए भी आपकी तैयारियां बहुत होनी चाहिए। और पल पल इंडिया न्यूज़ आपको हमेशा अवेयर रखेगा। हेल्थ केयर का हमारा ये शो फिर आएगा, तब तक के बने रहें हमारे साथ।